हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो बात कर लेते हैं आज की एक से एक बड़ी खबर की, जहां सबसे पहले बताएंगे काला चश्मा, चेहरे पर मुस्कान, कनाडा से तनातनी का असर भी नहीं, पाकिस्तान की जमीन पर पूरे रौब के साथ दिखाई दिए जयशंकर जी और पहली बार उनके चलने का स्टाइल भी बदलता नजर आया है पाकिस्तान जाता ही। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे शहबाज शरीफ के डिनर में पहुंचे हैं जयशंकर जी, और जब शहबाज शरीफ से जयशंकर जी ने मुलाकात की तो उस समय क्या बातें हुई, क्या कहा शहबाज शरीफ ने जयशंकर जी को। तो वहीं दोस्तों, विदेश मंत्री के पाकिस्तान पहुंचते ही पाकिस्तान के पूर्व केयर टेकर प्रधानमंत्री ने बड़ा बयान दे दिया है दोस्तों। इतना ही नहीं, यहां तक कि बिलावल भुट्टो ने भी जयशंकर जी को लेकर ऐसा बयान दे दिया है जिसका एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं था कि वो ऐसा कहेंगे। तो वहीं बड़बोला फवाद चौधरी ने भी जहर उगलने की कोशिश की है जयशंकर जी को लेकर। ये सबसे बड़ी खबर दोस्तों आपको बताएंगे जयशंकर जी का पाकिस्तान पहुंचने पर। लेकिन इसी बीच जो एक अचंभे की चीज देखने को मिली है पाकिस्तान में, हर एक भारतीय को और दुनिया के हर एक नागरिक को चौंका सकती है दोस्तों। एससीओ समिट के बीच पाकिस्तानी सेना के साथ नजर आए हैं पुतिन के सैनिक। क्या है कारण, क्यों समिट के बीच में इनको पाकिस्तान आना पड़ा है दोस्तों? सबसे पहले जो खबर कोई नहीं बताएगा वो हम आपको डीप एनालिसिस के बाद बताने वाले हैं आगे। साथ ही साथ बताएंगे एयर इंडिया एक्सप्रेस के प्लेन में बम की धमकी तो सिंगापुर खुद अपना लड़ाकू विमान भेजकर एयर इंडिया का सेफ लैंडिंग करवाया है दोस्तों। बताएंगे कैसे सिंगापुर ने लड़ाकू विमान भेजा है। साथ ही साथ बताएंगे भारत से लौटते मुजू ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। बताएंगे भारत के पक्ष में है या विपक्ष में। तो लगे हाथ तो आपको बताएंगे आखिर 2000 रुपए के नोट के बाद का 200 रुपए के नोट भी बंद होने वाले हैं या फिर यूं ही ये खबरें निकलकर सामने आ रही हैं दोस्तों। लोगों में वाकई में इस खबर ने हड़कंप मचा दिया है। आज हम क्लियर करने वाले हैं, सारी जानकारियां बताएंगे। बस आप विस्तार से इन खबर को वॉच करते हुए अंत तक बने रहेगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी के पाकिस्तान दौरे पर ये मानते हैं कि जयशंकर जी अकेले ही पाकिस्तान के सभी मंत्रियों की, यहां तक कि शहबाज शरीफ तक को आईना दिखा सकते हैं अकेले। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। अब बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां शहबाज शरीफ के डिनर में पहुंचे जयशंकर जी। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने मुस्कुराकर किया उनका स्वागत दोस्तों। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मंगलवार शाम को एससीओ समिट में शामिल होने आए भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी समेत सभी मेहमानों को डिनर पर आमंत्रित किया। रात्रि भोज के लिए पहुंचे सभी मेहमानों का शहबाज शरीफ ने स्वागत किया। इस दौरान जयशंकर जी और शहबाज शरीफ ने भी एक दूसरे से हाथ मिलाया और अभिवादन किया। एससीओ रात्रि भोज से ठीक पहले आयोजन स्थल से आई तस्वीरों में शहबाज शरीफ को एस जयशंकर जी का स्वागत करते और हाथ मिलाते हुए देखा गया है। इस दौरान दोनों ने संक्षिप्त में बातें की। जयशंकर जी मंगलवार शाम को ही पाकिस्तान पहुंचे हैं। करीब एक दशक में पहली बार कोई शीर्ष भारतीय नेता पाकिस्तान गया है। जयशंकर नूर खान एयरबेस पर करीब 3:30 बजे विमान से उतरे। यहाँ महानिदेशक इलियास महमूद निजामी और दूसरे पाकिस्तानी अधिकारियों ने उनकी अगवानी की। सबसे बड़ी बात दोस्तों यह कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जयशंकर जी का हाल चाल पूछा, और दूसरी बात जयशंकर जी ने खुद आगे से जयशंकर जी से हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हुए दिखाई दिए हैं दोस्तों। जबकि जयशंकर जी 1-2 मीटर दूर ही खड़े थे, उसके बावजूद भी शहबाज शरीफ दूर से ही उनको हाथ देते नजर आए हैं दोस्तों, जो दिखाता है कि भारत आज बहुत कुछ बन चुका है पाकिस्तान के नजरों में। बेशक पाकिस्तान दर्शाता ना हो। आपको बता दें, जैसे ही जयशंकर जी का प्लेन पाकिस्तान में लैंड किया, उन्होंने अपना पावर का चश्मा हटाकर काला चश्मा लगाते हुए चेहरे पर मुस्कान और एक अलग चाल में नजर आए हैं। उनके चेहरे पर कनाडा के साथ तनातनी का बिल्कुल भी असर देखने को नहीं मिला। वो पूरे तरीके से मुस्कुराते रहे इस जर्नी में, पूरे रौब के साथ दिखाई दिए जयशंकर जी दोस्तों। पाकिस्तान पहुंचने पर वहां के अफसरों ने उनका स्वागत किया। कुछ बच्चे भी फूल लेकर जयशंकर जी से मिलने आए। इस दौरान जयशंकर जी के अंदाज ने भी लोगों का ध्यान खींचा। दोस्तों हम आपको बता दें, हम काफी टाइम से खबरों को कवर कर रहे हैं और जयशंकर जी हर एक देश गए और हर खबरों को हमने आपको बताया है। लेकिन पहली बार पाकिस्तान पहुंचने के बाद जो चाल चली है जयशंकर जी ने, जो रौब दिखाया है, वाकई में पाकिस्तानियों की हालत खराब कर दी अकेले जयशंकर जी ने दोस्तों। यहाँ तक कि आप जयशंकर जी का शहबाज शरीफ से मिलना जब देखेंगे तो आप कह नहीं सकते कि शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री और जयशंकर विदेश मंत्री दोनों बराबर के लगते नजर आए हैं दोस्तों। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब जयशंकर जी का रुतबा ऐसा हो सकता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो आग ही लगा देते। बहरहाल आपकी जो भी इस पर राय हो बताना मत भूलिएगा और ऑल द बेस्ट जयशंकर जी कहना आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा। अब बात करते हैं, आपको लेकर चलते हैं रिएक्शन की तरफ। जयशंकर जी के पाकिस्तान पहुंचने के बाद वहां के बड़े बड़े मंत्रियों ने क्या क्या रिएक्शन दिया है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान के पूर्व केयर टेकर प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर का, जिसने इस दौरे को एक नई शुरुआत बताया है, एक नई शुरुआत का मौका बताया है। कह दिया है कि अब भारत पाकिस्तान में शुरू होगी बातचीत। जी हाँ, अनवारुल हक काकर ने भारत और पाकिस्तान के आपसी रिश्तों की बर्फ पिघला
लाने का एक बेहतरीन मौका बताया है। पाकिस्तान के केयर टेकर प्रधानमंत्री, सीनेट मेंबर और दूसरे कई अहम पदों पर रह चुके काक्कर का कहना है कि दोनों देशों को बिना देर किए बातचीत शुरू करनी चाहिए और इस बातचीत की शुरुआत के लिए मंच जयशंकर की मौजूदा इस्लामाबाद यात्रा बन सकती है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिलावल भुट्टो के रिएक्शन की। इस मुद्दे पर बिलावल भुट्टो ने भी बड़ा बयान दिया, कह दिया कि भारत पाकिस्तान की आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। उन्होंने विदेश मंत्री जयशंकर जी का जमकर स्वागत किया। दोस्तों पाकिस्तान की राजनीति का अहम चेहरा बिलावल भुट्टो ने कहा कि जयशंकर हमारे मेहमान हैं और उनका पूरा सत्कार किया जाना चाहिए। हालांकि बिलावल ने भारत के साथ द्विपक्षीय बातचीत न होने पर निराशा भी जताई। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान को बातचीत करनी चाहिए, खास तौर से जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर दोनों देश बात करें, क्योंकि ये दोनों मुल्कों की साझा परेशानियां हैं। अगर हम इन मुद्दों को नजरअंदाज करेंगे तो मामले कभी भी हल नहीं हो पाएंगे। उन्होंने कहा कि बातचीत तो जरूरी है, आज हो बात या कल हो, लेकिन बात तो करनी पड़ेगी, अपनी राय तो रखनी पड़ेगी। मतभेदों पर दोनों देशों की अपनी अपनी राय है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान और भारत जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित देश हैं। आतंकवाद भी एक सच है, चाहे भारत पाकिस्तान को दोषी ठहराए या हम रॉ को दोषी ठहराएं, लेकिन ये एक मुद्दा है। ऐसे में अगर हम बात करते हैं तो किसी तरह एक आम बिंदु पर पहुंचेंगे और भारतीय और पाकिस्तानी लोगों की जिंदगी को बचाने में हम कामयाब होंगे। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं, बिलावल भुट्टो हो या पाकिस्तान का कोई भी मंत्री हो, भारत को लेकर अब तक ऐसा कोई भी बयान किसी नेता ने नहीं दिया है जैसा बिलावल भुट्टो ने कहा है। बिलावल भुट्टो के इस बयान से क्लियर दिखाई दे रहा है कि अब पाकिस्तान भारत के आगे नतमस्तक हो चुका है। अब तक आतंकवाद पर बात करने के लिए पाकिस्तान तैयार नहीं था, लेकिन आतंकवाद मुद्दे पर भी बात करने को तैयार होता दिखाई दे रहा है, जो कि वाकई में एक अचंभे की बात है। दोस्तों इसके लिए एक लाइक तो आपका बनता है, सामने लाइक का बटन है, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए और खबरों को जड़ से निकालने के लिए लाइक जरूर करिएगा। अब आपको बताते हैं, ये तो अब तक थी तारीफ की बात, लेकिन वही पाकिस्तान का बड़बोला पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने जहर उगलने की कोशिश किया। दोस्तों कहने लगा कि मोदी सरकार एंटी मुस्लिम है, पाकिस्तान को पसंद नहीं करती है। फवाद चौधरी ने एबीपी से बात करते हुए कहा कि जयशंकर का आना अच्छा है, लेकिन दोनों देशों के बीच कोई बातचीत नहीं होने जा रहा है। फवाद चौधरी ने कहा कि जयशंकर एससीओ समिट के सम्मान में आए हैं, ना कि द्विपक्षीय बातचीत के लिए वो आए हैं। उनके लिए भारत और पाकिस्तान के लोगों से ज्यादा अहमियत एससीओ है। ऐसे में दोनों देशों के रिश्ते पर ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। फवाद चौधरी ने कहा कि हम तो चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बेहतर हो, हम इतिहास को पकड़ के नहीं रख सकते, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार की राजनीति ही एंटी मुस्लिम और पाकिस्तान विरोध की है, तो वो बातचीत पर ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। आतंक के सवाल पर फवाद चौधरी ने कहा कि भारत से कहीं ज्यादा पीड़ित उनका देश यानी पाकिस्तान है। भारत से कई सौ गुना ज्यादा लोग पाकिस्तान में आतंक की वजह से मरे हैं। जो शिकायत भारत की है वही हमारी भी है। हम भी यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान में आतंकवादियों की मदद भारत कर रहा है। कुलभूषण जाधव जैसे उदाहरण हमारे सामने है, जिससे हमने यहाँ तक आतंक फैलाते हुए पकड़ा है और अदालत ने उससे दोषी पाया है। हम भी तो ये भारत पर सवाल पूछते हैं कि इसका जवाब दे। तो दोस्तों ये बयान था फवाद चौधरी का, जिसने आग लगाने की कोशिश की है और मुद्दों को फिर से खुदेड़ने की कोशिश की है। और इन्हीं के जैसे नेता जो हैं आज पाकिस्तान को गर्त में ले जाकर के डुबो चुके हैं। दोस्तों इस पर आपकी राय तो बनती है, लेकिन भारत कभी भी इन जैसे नेताओं की वजह से पाकिस्तान की तरफ मुड़कर भी नहीं देखने वाला, ये बात भी तय है। दोस्तों वहीं नेक्स्ट और बड़ी खबर की बात करते हैं, जहां पाकिस्तान में एससीओ समिट के दौरान जहां पूरी दुनिया का नजर जयशंकर जी के पहुंचने पर था, वहीं दूसरी और इतनी बड़ी एक चीज नजर आई दोस्तों, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अचानक से उस ओर खींच लिया। सही सुना आपने दोस्तों, भारत का दुश्मन संग रशिया का सैन्य अभ्यास एससीओ समिट के बीच पाकिस्तानी सेना के साथ नजर आए पुतिन के सैनिक। बता दें, पाकिस्तान और रशिया ने संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। ये दोनों देशों की सेनाओं के बीच 7वां आतंकवाद विरोधी साझा अभ्यास है। इस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को द्रुजबा 7th नाम दिया गया है। द्रुजबा का मतलब दोस्ती है और 7th इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि ये 7वां साझा अभ्यास है। पाकिस्तान आर्मी की मीडिया और पब्लिक रिलेशन विंग ISPR ने मंगलवार को इस ज्वाइंट ड्रिल की जानकारी दी। पाकिस्तान के पाब्बी में ये संयुक्त अभ्यास हो रहा है। दोनों देशों का ये सैन्य अभ्यास ऐसे समय हो रहा है जब राजधानी इस्लामाबाद में एससीओ समिट चल रही है। रूस और पाकिस्तान की सेना के इस साझा अभ्यास का उद्देश्य मित्र देशों के बीच ऐतिहासिक सैन्य संबंधों का इस्तेमाल करने के साथ ही संयुक्त प्रशिक्षण के जरिए पेशेवर कौशल को निखारना है। दोस्तों इस अभ्यास से आप क्लियर कह सकते हैं कि रशिया और पाकिस्तान में संबंध बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं, जो कि भारत के लिए किसी भी कीमत पर अच्छी खबर नहीं है। इसने वाकई में भारत को चौंका दिया है। दोस्तों वही बता दें, एयर इंडिया एक्सप्रेस के प्लेन में बम की धमकी, तो उधर सिंगापुर ने लड़ाकू विमान भेजकर करवाया सेफ लैंडिंग। दोस्तों भारत में बीते कुछ दिनों से विमान में बम की धमकी के मामले तेजी से बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। पीटीआई के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मंगलवार को 7 विमानों में बम होने की धमकी वाला संदेश मिला। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों को अनेक हवाई अड्डों पर आतंकवाद रोधी अभ्यास करने पड़े हैं। इस बीच अब सिंगापुर से भी बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ एयर इंडिया
एक्सप्रेस के एक विमान जिससे बम की धमकी मिली थी उससे सेफ लैंड कराने के लिए लड़ाकू विमानों को भेजना पड़ गया। सिंगापुर के रक्षा मंत्री एनजी इंग हेन ने मंगलवार को ट्वीट करके जानकारी दी है कि एयर इंडिया एक्सप्रेस को एक ईमेल मिला कि सिंगापुर जा रहे विमान AX-B684 में बम है। इसके बाद सिंगापुर वायुसेना के 2 RSAF F-15SGs लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी और विमान को आबादी वाले इलाकों से दूर ले गए। इसके बाद प्लेन को रात के लगभग 10 बजे सिंगापुर चांगी हवाई अड्डे पर सुरक्षित रूप से लैंड करवा दिया गया। दोस्तों वाकई में सिंगापुर की वायुसेना ने ये मदद करके भारत पर बहुत बड़ी कृतज्ञता कर दी है, ऋणी कर दिया है दोस्तों भारत को, जिससे जल्द अपना भारत उतार देगा। तो वहीं दोस्तों दरअसल बात यह है कि एक के बाद एक 48 घंटों में 10 विमानों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। किसी को दिल्ली, किसी को कनाडा तो किसी को सिंगापुर में करवाना पड़ा लैंड। जी हाँ दोस्तों, हालांकि अब तक कहीं कुछ भी नहीं मिला है और ये धमकियां सिर्फ धमकियां ही है। तो वहीं दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सिंगापुर की वायुसेना को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा भारत की मदद करने के लिए। तो वहीं बता दें, भारत से लौटते ही मुइजू ने बदल डाली सरकार, 7 मंत्रियों 43 उप मंत्रियों को हटाया। दरअसल मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने भारत से लौटने के बाद अपनी सरकार में बड़ा फेरबदल किया है। भारत से आर्थिक पैकेज लेकर लौटते ही मुइजू ने अपनी सरकार के 7 राज्य मंत्री, 43 उप मंत्री, 109 वरिष्ठ राजनीतिक निदेशक और 69 राजनीतिक निदेशकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। उनका मानना है कि इससे सरकारी खजाने में बड़ी बचत होगी। इसके पीछे मकसद सरकारी खर्च कम करना है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने मंगलवार को राजकोषीय और बाहरी असंतुलन को दूर करने, निवेशकों का विश्वास बनाने और मध्यम अवधि में ऋण को कम करने के लिए प्रमुख लागत कटौती सुधार की घोषणा की। राष्ट्रपति के आधिकारिक एक्स अकाउंट के माध्यम से इस निर्णय को जनता के साथ साझा किया। तो वहीं आपको बता दें, उमर अब्दुल्ला आज सीएम पद की ले रहे हैं शपथ। प्रदेश को 10 वर्ष बाद मिलेगी चुनी हुई सरकार। दोस्तों अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत के बाद उमर अब्दुल्ला के जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए मंच तैयार है। अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को डल झील के किनारे स्थित शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां पूरी हो चुकी है। मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा सुबह 11:30 यानी 11:30 बजे पद और गोपनीयता की शपथ दिला रहे होंगे। समारोह स्थल के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा को इस कार्यक्रम में कई VVIP शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए इंडिया गठबंधन के घटकों को भी निमंत्रण भेजे गए हैं। तो वहीं बता दें, भारत कनाडा विवाद में ब्रिटेन अब कूदा। स्टारमर ने ट्रूडो से फोन पर की बात। जी हां दोस्तों, भारत कनाडा विवाद में ब्रिटेन की एंट्री हुई है, जहां ट्रूडो ने ब्रिटिश पीएम को फोन करके दुखड़ा रोया है। बता दें, भारत और कनाडा के बीच चल रहे विवाद में अब ब्रिटेन की एंट्री हो गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ फोन पर बातचीत करके अपना दुखड़ा रोया है। इस दौरान दोनों नेताओं में कानून व्यवस्था के महत्व पर जोर देने की बात हुई। ऐसे समय जब भारत और कनाडा के बीच रिश्ते बेहद तल्ख हैं, ये बातचीत बेहद अहम मानी जा रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के कार्यालय सह आवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट ने इस बातचीत की जानकारी दी। इस बयान में भारत का सीधा जिक्र तो नहीं है, लेकिन इसमें उन आरोपों का जिक्र है जिन पर कनाडा में जांच चल रही है। ब्रिटेन और कनाडा के प्रधानमंत्रियों की फोन पर यह बातचीत सोमवार शाम को हुई है। केयर स्टारमर और ट्रूडो के बीच बातचीत में भारत से जुड़े मामले की चल रही जांच का भी जिक्र हुआ है। दोनों नेताओं ने कानून व्यवस्था के महत्व पर एक राय जाहिर की है। साथ ही जांच पूरी होने तक करीबी संपर्क में बने रहने पर सहमत हुए हैं। दोस्तों, जबकि भारत ने कनाडा के आरोपों को पूरे तरीके से खारिज करते हुए 6 कनाडाई राजनयिकों को निष्कासित कर दिया और साथ ही साथ कनाडा से अपने उच्चायुक्त को वापस बुला लिया है। अब ऐसे में ब्रिटेन की एंट्री करवा ली है कनाडा ने और कनाडा चाहता है कि वो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान को भी इसमें जोड़ ले। जबकि दोस्तों भारत आज वो देश बन चुका है, भारत इतना ज्यादा अपने आप को स्टेबल कर चुका है कि ये चारों देश भी अगर भारत के खिलाफ हो जाते हैं तब भी भारत को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ने वाला। मानते कि नहीं दोस्तों? अगर मानते तो कमेंट में मेरा भारत महान अवश्य कहिएगा और अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक करिएगा, बार बार आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों वही नेक्स्ट खबर बता दें, इसी मुद्दे से खबर यह है कि भारत को घेरने में खुद ही घिरते दिखाई दिए कनाडाई पीएम। अब एक्सपर्ट ने जमकर सुनाया, कह दिया कि जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानियों को खुश कर रहा है। इस घटनाक्रम पर कनाडा के एक वरिष्ठ पत्रकार डैनियल बोर्डमैन का मानना है कि सरकार के इस कदम से कनाडा को ही नुकसान होगा। उन्होंने एक्स पर लिखा कि भारत के साथ तनाव बढ़ने के बाद जस्टिन ट्रूडो फिर से जनता को पुख्ता सबूत देने में विफल रहे। राजनयिकों को निष्कासित कर दिया गया है और हम सिर्फ भरोसा करो के दौर में है। इससे कनाडा को व्यापार में अरबों का नुकसान हो सकता है। ये सब जगमीत और खालिस्तानी मंत्रियों के गिरोह को खुश करने के लिए किया जा रहा है। अगर आप इस एक्सपर्ट के राय को बिल्कुल सटीक मानते तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। वहीं बता दें कि अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि भारत और कनाडा के बीच अगर रिश्ते खत्म हो जाते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान भारत को होगा या फिर कनाडा को, तो आपको बता दें भारतीयों के बिना एक सेकंड भी नहीं चल पाएगा ट्रूडो का काम। दोस्तों कनाडा का काम एक सेकंड भी नहीं चल पाएगा क्योंकि शिक्षा, श्रम से बिजनेस तक कनाडा के लिए रीढ़ की हड्डी बन चुकी है इंडियंस। जी हाँ,
कनाडा की अर्थव्यवस्था में भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान है। आप यूँ समझिए कि 22.3 अरब डॉलर का योगदान करते हैं विदेशी। जी हाँ, वही बता दें, चीन का टूटा सपना साख बढ़ाने के चक्कर में देश का ही कर दिया बेड़ा गर्क। गरीबी ने तोड़ दी ड्रैगन की कमर। दोस्तों, पहली बार ऐसी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है चीन को लेकर, जहां चीन की जीडीपी की वृद्धि अब सरकार के वित्तीय घाटे के साथ नहीं चल पा रही है। आर्थिक मंदी और गरीबी के बावजूद चीनी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीसीपी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए भारी निवेश कर रही है, जबकि चीनी लोग कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। चीन की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति प्राथमिकता बनी हुई है। 2012 में शी जिनपिंग ने चीनी सपना का प्रस्ताव रखा था, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय पुनरुत्थान और समृद्धि था। दोस्तों, वही बता दें, लेकिन अब चीन गंभीर समस्याओं का सामना कर रहा है। हाल के एक सर्वेक्षण में पाया गया है कि 2014 में 77% लोग खुद को समृद्ध मानते थे, लेकिन अब केवल 39% लोग ही ऐसा मानते हैं। इन समस्याओं के चलते सोंग गुओचेंग ने कहा कि शी जिनपिंग का चीनी सपना अब लोगों की भलाई के बजाय उनके व्यक्तिगत साम्राज्य पर केंद्रित है। ताइवान के शोधकर्ता सांग गुओचेंग ने गरीबी के 10 प्रमुख कारण बता दिए हैं। वही बता दें, नेक्स्ट खबर, चीन पाकिस्तान ने कई समझौतों पर कर दिए हैं हस्ताक्षर। चीनी प्रधानमंत्री ने ग्वादर एयरपोर्ट का किया है उद्घाटन। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोमवार को चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ आपसी और क्षेत्रीय हितों के मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान दोनों पक्षों ने कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए और बीजिंग द्वारा वित्त पोषित ग्वादर हवाई अड्डे का ऑनलाइन माध्यम से उद्घाटन किया। सरकारी रेडियो पाकिस्तान की खबर के अनुसार प्रतिनिधि मंडल स्तर की बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने आपसी विश्वास और साझा सिद्धांतों पर आधारित पाकिस्तान चीन रणनीतिक सहकारी साझेदारी पर संतोष व्यक्त किया। खबर में कहा गया है कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण आयाम तक पारस्परिक, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। दोनों नेताओं ने सभी प्रमुख मुद्दों पर एक दूसरे के प्रति अपना समर्थन दोहराया है। दोनों नेताओं ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि 60 अरब अमेरिकी डॉलर के सीपीसी के अंतर्गत सहयोग के एक नए चरण में प्रवेश किया जाए। वहीं बता दें, गाजा में जो हो रहा है उसको ठीक करो वरना। दोस्तों, जो बाइडेन ने नेतन्याहू को धमका दिया, सिर्फ 30 दिन की मोहलत दी है। किस बात को लेकर बता दें, गाजा में इजरायली सेना का भीषण नरसंहार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार आधी रात को इजरायल के ताजा हमले में दक्षिण गाजा में 15 लोगों की जानें चली गई। यूनाइटेड नेशन ने गाजा में मानवीय मदद में देरी के लिए इजरायली सेना पर आरोप लगाए। इजरायली सेना के गाजा में लगातार आक्रामक रुख को लेकर अमेरिकी सरकार इजरायल पर बुरी तरह भड़क गई है। बाइडेन प्रशासन ने इजरायल को चेतावनी दी है कि गाजा में मानवीय स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार लागू करने के लिए उसके पास 30 दिन का समय है, अन्यथा उसे हथियारों की आपूर्ति रोक दी जाएगी। बता दें कि इससे पहले इजरायली मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि 1 साल से चली आ रही जंग में इजरायल मिसाइल और रॉकेट की भारी कमी से जूझ रहा है। इस बीच अमेरिका की धमकी ने इजरायल को टेंशन में ला खड़ा कर दिया है। वहीं बता दें कि अमेरिका की धमकी के बाद, अमेरिका की चेतावनी के बाद इजरायल ने अमेरिका को दिलासा दिलाया है, कह दिया है कि ईरान के परमाणु संयंत्र और तेल साइट पर अब नहीं करेगा हमला। तो वहीं आपको बता दें, प्रियंका गांधी का चुनावी आगाज, कांग्रेस ने वायनाड से बनाया उम्मीदवार, 2 और कैंडिडेट की लिस्ट कर दी जारी। दरअसल चुनाव आयोग द्वारा वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा के साथ ही कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा की उम्मीदवारी घोषित कर दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केरल से लोकसभा और विधानसभा के उपचुनावों के लिए सदस्यों को पार्टी उम्मीदवार के रूप में नामित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इनमें केरल की वायनाड लोकसभा सीट से प्रियंका गांधी वाड्रा को उम्मीदवार घोषित किया गया है। तो वहीं केरल की पलक्कड़ विधानसभा सीट से राहुल ममकुटाथिल और चिलक्करा से राम्या हरिदास को उम्मीदवार बनाया गया है। राहुल गांधी द्वारा वायनाड की सीट खाली करने के बाद ही कांग्रेस ने घोषणा कर दी थी कि प्रियंका गांधी वाड्रा वहां उपचुनाव लड़ेंगी। राहुल गांधी ने रायबरेली सीट इसलिए चुनी क्योंकि इस निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस का मजबूत इतिहास रहा है, जिसने 1977, 1996 और 1998 को छोड़कर सभी लोकसभा चुनाव जीते हैं। ऐसे में क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या इस सीट से प्रियंका गांधी बीजेपी को मात दे पाएगी दोस्तों, या फिर बीजेपी उल्टा कांग्रेस को पटकनी दे देगी? वहीं आपको बता दें, झारखंड चुनाव पर बीजेपी केंद्रीय समिति की बैठक, प्रधानमंत्री मोदी हुए शामिल, उम्मीदवारों पर बड़ी चर्चा। दोस्तों, अगले महीने होने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति बोले तो सीईसी की मंगलवार शाम यहां बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष सीईसी सदस्यों में शामिल हुए। बैठक में संभावित उम्मीदवारों की सूची पर विचार विमर्श किया। बैठक में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, झारखंड के लिए भाजपा के प्रभारी अन्नपूर्णा देवी और संजय सेठ के अलावा पार्टी की झारखंड इकाई के प्रमुख बाबूलाल मरांडी और पूर्व मंत्री अर्जुन मुंडा भी मौजूद रहे। झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर हाल ही में भाजपा में शामिल हुए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भी बैठक में भाग लिया। तो वहीं बता दें, हरियाणा की हार से कांग्रेस हुई चौकन्ना, 3 एक्स सीएम, 3 पूर्व डिप्टी सीएम और 4 मंत्रियों को महाराष्ट्र में क्यों उतारा बता दें। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हालिया हार को देखते हुए कांग्रेस अब फूंक फूंक कर कदम रख रही है। पार्टी के भीतर किसी तरह की गुटबाजी या अति उत्साह को बारीकी से परखने और उस पर नजर रखने के लिए अब अनुभवी नेताओं की फौज महाराष्ट्र में उतार रही है। उतार क्या रही है दोस्तों, उतार दिया
गया है। इनमें 3 पूर्व मुख्यमंत्री, 2 पूर्व उप मुख्यमंत्री, 1 मौजूदा उप मुख्यमंत्री और 4 मौजूदा मंत्री हैं। कांग्रेस ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को 11 वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। इनमें राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पार्टी महासचिव सचिन पायलट के नाम प्रमुख है। दोस्तों वही बता दें, आदर्श आचार संहिता से चंद मिनट पहले दिवाली बोनस का बड़ा ऐलान कर दिया। दोस्तों महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने, सीएम एकनाथ शिंदे ने गिनाए इसके लाभ। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने निचले स्तर के सरकारी कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस की घोषणा की। शिंदे ने कहा कि बीएमसी कर्मचारियों को भी 29,000 रूपए बोनस मिलेगा। खास बात यह है कि इस साल राशि पिछली बार हुई घोषणा की तुलना में 3,000 रूपए ज्यादा है। सरकार ने यह भी कहा कि किंडरगार्टन कक्षा के बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों और आशा वर्कर्स को भी बोनस का लाभ मिलेगा। गौरतलब है कि इससे पहले राज्य सरकार मदरसा शिक्षकों का वेतन बढ़ाने का भी ऐलान कर चुकी है। सरकार की कल की घोषणा इसलिए भी अहम है क्योंकि विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता यानी एमसीसी लागू हो गई है। अब किसी भी तरह के सरकारी लाभ वाले ऐलान पर पाबंदी रहेगी। हालांकि कुछ अति विशिष्ट परिस्थितियों में निर्वाचन आयोग की मंजूरी के बाद सरकार पैसे जारी कर सकती है। दोस्तों बाकी सारी जानकारियां इससे जुड़ी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, 2000 रूपए के नोट के बाद क्या 200 रूपए के नोट भी बंद हुए हैं? क्यों लोगों में हड़कंप मचा है? दरअसल हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यानी आरबीआई ने भारतीय बाजार से 2000 रूपए के नोट बाहर कर दिए हैं। इसके साथ ही आरबीआई ने 19 मई 2023 को 2000 रूपए कीमत के नोट को चलन से हटाने की घोषणा की थी। हाल ही में 2000 रूपए बाजार से वापस भी मंगा लिए गए हैं। अब दोस्तों 200 रूपए को लेकर भी क्यों ऐसी खबरें आ रही हैं? आपको बता दें, खबर है कि रिजर्व बैंक ने बाजार से 200 रूपए के करीब 137 करोड़ रुपए के मूल नोट निकाले हैं। इस खबर के सामने आने के बाद भारतवासियों में हलचलें मच गई है। लेकिन आपको बता दें कि इससे डरने की कोई बात नहीं है। रिजर्व बैंक ने ना तो 200 रूपए के नोट को बंद करने का फैसला लिया है और ना ही उसकी ऐसी कोई योजना है। असल में बाजार से नोट वापस मंगाने की वजह से इन नोटों का बुरा हाल है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इस बार सबसे ज्यादा चलन 200 रूपए के नोट का हुआ है। इन रिपोर्ट में पाया गया है कि ये नोट सबसे ज्यादा फटे, कटे और सड़े गले निकले। इस कारण बाजार से 137 करोड़ मूलधन के नोट वापस मंगाए गए। 135 करोड़ रुपए कीमत के 200 नोट का जो संख्या है दोस्तों वो बाहर हुआ है, लेकिन 200 रूपए का नोट बंद नहीं हुआ है। तो कृपया करके ऐसी फेक खबरों पर आप ध्यान ना दें। हमने आपको सच्चाई बताई है दोस्तों, तो इसके लिए लाइक बनता ही है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा और लगे हाथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में। साथ ही साथ इस वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली खबर में।